हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संदीप सर में। और हमारी जो सीरीज चल रही थी एसएससी सीजीएल 2025 पीवाईक्यू सीरीज, उसी सीरीज में मैं नेक्स्ट सीरीज लेके आज फिर से आया हूँ फॉर 18 सितंबर शिफ्ट 2। तो देखते हैं उसका एनालिसिस, डिटेल्स क्वेश्चंस की वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। नए नए डिफरेंट तरीके देखते हैं। अगर आपको इसी सीरीज की नेक्स्ट क्लास के बारे में भी जानना है, अपडेट चाहिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो भी क्लास में डिस्कस हुआ है, इसके अलावा नोट्स वगैरह, जो भी क्लास की अपडेट होगी वो सारी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। m का 30% n के 18% के बराबर है, तो m और n का रेशियो बताना। देखो m का 30% सॉरी n के 18% के बराबर है, ठीक है, 18%। तो m और n का अगर मैं रेशियो देखूं तो कितना हो जाएगा भाई? 6 3 18 6 5 30, 3:5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसको सोल्व करना है, वेरी सिंपल। 289 किसका रूट होता है? 17 का। 17 को 27 में जोड़ेंगे 144, 144 होता है 12 का। अब 388 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 400। और 400 किसका रूट होता है? 20 का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है कि कौन सा वाला इसमें से रिलेशन इनकरेक्ट है, ठीक है, हमें बताना है इनकरेक्ट, गलत। तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए और उन दोनों का कंपेयर करना हो, तो इस केस में हम दोनों साइड से स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 + 2 8 प्लस 2 रूट 12। अगर राइट हैंड साइड से करेंगे तो 8 + 2 रूट 15, यही होगा। यस और नो? अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो क्या ये कभी इक्वल होंगे? तो देखो इक्वल तो हो ही नहीं सकते ये कभी भी। तो फिर अब देखो ए तो कॉमन है दोनों तरफ। अब ये वाली टर्म ज्यादा है या फिर ये वाली टर्म? तो देखो ये वाली टर्म ज्यादा है क्योंकि 2 तो कॉमन है। यहाँ पे √12 है, यहाँ √15 है। तो यानी कि ये वाला राइट हैंड वाला जो ऑप्शन है वो ग्रेटर है। तो यानी कि केवल सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बाकी 1 और 3 इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक पुस्तक विक्रेता एक वितरक से 4 उपन्यासों के अंकित मूल्य पर 5 उपन्यास खरीदता है, ठीक है भाई। यानी कि 4 रुपए की चीज वो 5 रुपए में ले आया। यस और नो? 4 रुपए की कोई चीज है, वो कितने में ले आया भाई? 5 रुपए में ले आया। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ए बुक सेलर परचेज 5 नॉवेल्स। कितना नॉवेल खरीद रहा है वो? 5। खरीद कितने रहा है वो? 5। लेकिन पेमेंट कितनों का कर रहा है? 4 का। यस और नो? देखो इसमें लिखा हुआ एट द मार्क प्राइस ऑफ द 4 नॉवेल्स। ओके। तो अगर मैं इस कैलकुलेशन को और इजी बनाऊं तो देखो मैं यहाँ पे डबल जीरो लगा सकता हूं, क्योंकि दोनों जो वैल्यू है वो रेशियो में है। और इस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है भाई? 5% का इस पर डिस्काउंट। अगर इस पर 5% का डिस्काउंट करूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25, ठीक है। ये मैंने 5% निकाल लिया इसका। कैसे निकाला? 10% तो 50 और 10 का आधा 25। तो ये आ गया भाई 475, ठीक है। ये सर नो? यानी कि इतने रुपए में कोई वस्तु खरीदी और इतने में बेच दी। बेची तो इतने में थी, लेकिन उस पर डिस्काउंट भी दे दिया 5% का, इतने में बेच दी। तो बेसिकली ये सीपी हो गया, ये एमपी हो गया, और ये हमारा एसपी हो गया। तो देखो 75 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और 75 रुपए का प्रॉफिट कितने पे देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें। तो 75 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है? 400 पे हो रहा है, और मल्टीप्लाई 100। तो कितना आ जाएगा भाई? 75 का आधा 37.5 का आधा
18.75 इज द करेक्ट आंसर। ये सुनो, देखो ये जो प्रॉफिट परसेंटेज ने यहाँ पे निकाला है ना, प्रॉफिट परसेंटेज, उसको निकालने का तरीका होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जितने रुपए पे हमने वस्तु खरीदी। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो ये वाली टर्म आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है नहीं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 28 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 35 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 35 दिन में कर सकता है। अब हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। एक्चुअली में टोटल वर्क है कितना, तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो वो टोटल वर्क आ जाएगा। तो एलसीएम कितना होगा भाई, 7 कॉमन ले लूं, 7 को 28, 7 पंजे 20, 20 को 7 से मल्टीप्लाई, 140 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, ये मैंने इसलिए करके दिखाया है कि मैंने इस तरीके से निकाल लिया फटाफट। ठीक है, इसका रेशियो निकाल लिया, देखो 7 बाहर आ गया, ये 4 आ गया, 5 आ गया, तो इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो बेसिकली 20 आ गया इसका एलसीएम। लेकिन हमने 7 से काटा था दोनों दोनों वैल्यू को, तो 7 से वापस मल्टीप्लाई कर दे, 140 आ गया। ठीक है, ये तरीका मैंने बताने के लिए वो यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाया। ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। यानी कि ए एक दिन में 5 काम कर रहा है तो बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। अब होता क्या है, उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 17 दिनों में पूरा किया। बी ने 17 दिनों में कितना काम किया, तो अगर मैं कहूं कि बी का 17 दिन का काम, 17 दिन का काम, तो देखो बी का एक दिन का काम कितना है भाई, 4 है ना, तो 17 दिन का हो गया 68। यस और नो। अगर मैं इस बी वाले काम को हटा दूं, बी ने जितना काम किया है उसको मैं हटा दूं, तो 140 में से जो बी ने काम किया है अगर मैं उसको हटा दूं तो कितना बचा भाई, 72 काम बचा। तो ये जो 72 काम है, ये 72 काम ये ए और बी ने मिलकर किया था स्टार्टिंग में, ए और बी ने मिलकर किया था स्टार्टिंग में। तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, दोनों कितना काम कर रहे हैं, 9 काम है दिन में। तो यानी कि 8 दिन तक उन्होंने पहले 7 काम किया होगा, 8 दिनों तक तो 7 में काम किया, बचा हुआ काम बी ने कर दिया 17 दिनों में। यस और नो। और हमसे पूछा क्या है कि काम छोड़ने से पहले ए ने कितने दिनों तक काम किया, तो जितने दिनों तक बी ने काम किया उतने दिनों तक ए ने भी काम किया। यस और नो। तो देखो ए और बी ने 8 दिन में पूरा काम कर दिया। अब देखो ए और बी ने 7 में काम किया, तो ए ने कितने दिन किया, तो ए ने भी तो 8 ही दिन काम किया होगा ना। तो पूछा यही है, ए कितने दिन काम किया। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई। x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है और पूछा है ये, यहाँ पे ब्रैकेट है भाई, ये वाली टर्म ब्रैकेट के अंदर है, ये वाली टर्म भी ब्रैकेट के अंदर है। अच्छा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है x प्लस 1/x इज इक्वल टू p दिया हुआ है सपोज, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में बराबर पी स्क्वायर माइनस 2। और अगर यही चीज एक्स क्यूब प्लस 1/x³ पूछे तो ये हो जाएगा भाई p³ माइनस 3p। ये सर ना। तो देखो अब इस क्वेश्चन को, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया हुआ है भाई, p की जगह 4 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 14। और अगर इसका एक बार और इसको करूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4, तो ये आ जाएगा 194। ये सर नो। और अगर एक्स क्यूब देखूं मैं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, नहीं, अब जैसे इसका मैं क्यूब करूं, ये नीचे लिखता हूं मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² इज इक्वल टू कितना है 14। और अगर इसका क्यूब मैं दोनों तरफ कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई, एक्स की पावर x6 प्लस 1/x की पावर 6। ठीक है, तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब p की वैल्यू जैसे यहाँ पे 14 है, तो 14 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा भाई, 14 का क्यूब होता है 2744 माइनस 3p, 3p हो गया 14 को जब 3 से 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52, और इसको मैं माइनस करूं तो ये कितना हो गया भाई, 2744 माइनस 52, नहीं 52 नहीं 42 होगा, सॉरी 14 तिया 42। ओके, और ये हो जाएगा भाई 27। बस अब वैल्यू पुट कर दो इसमें,
देखो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे सबसे पहले 2702, ठीक है, -3 और 194, ओके, +4 और ये हो जाएगा 14 चौको 56। अब अगर इसमें हम अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो देखो 2700 में ऑलमोस्ट 2758 हो गया, और 2758 में से 570 के आसपास, 570 प्लस में 12, तो ये कितना हो गया, 582 के आसपास में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 3, 6 आएगा लास्ट में। तो 6 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये आएगा 2100 के समथिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। रीना ने 1200 रुपये साधारण ब्याज पर कई वर्षों के लिए उधार दे दिए। अच्छा, ये तो पूछा है कि ब्याज दर के बराबर थी, जो टाइम है वो दर के बराबर है, ओके। सिंपल इंटरेस्ट है और ब्याज दिया हुआ है, तो देखो बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। 1200 है ना, तो 12 का मल्टीप्लाई हम आर स्क्वायर कर देते हैं और इज इक्वल टू दे रखा है 432, तो 12 दिया 36, 12 की 72, आर स्क्वायर आ गया 36 और आर की वैल्यू आ गई 6%। यस सर, सिंपली कुछ नहीं है इसमें, जो फॉर्मूला होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 432। क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्याज, बस ये रखा है मैंने, आर और टी दोनों सिमिलर है तो मैंने आर स्क्वायर कर दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति ने दो अलग अलग योजना में 20,000 रुपए का निवेश किया, ठीक है, दो अलग अलग योजनाओं में। अब 20,000 में से पहली योजना में तो कुछ अलग अमाउंट इन्वेस्ट किया, दूसरी वाले में कुछ अलग इन्वेस्ट किया। उसने एक भाग को 4 वर्ष के लिए 8% ब्याज पर और दूसरे भाग को समान अवधि यानी कि 4 ही वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज पर। यस और नो? देखो भाई, अगर पहले वाले को 4 वर्ष के लिए 8% ब्याज, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 32%। सेकंड केस में 4 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 14% इंटरेस्ट, ओके। अब इससे जो अमाउंट अर्जित होगा इस वाले ब्याज से और इस वाले ब्याज से, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 2240 आना चाहिए। अब ये जो ब्याज लग रहा है 30%, इसका अमाउंट हमें नहीं पता, इसका अमाउंट हमें नहीं पता, लेकिन हमें इन दोनों का कंबाइंड अमाउंट पता है। इन दोनों का कंबाइंड अमाउंट कितना है, 20,000 रुपए है, ओके। अब अगर पहले वाले केस में देखें तो हमें यही पूछा है कि दूसरी योजनाओं में कितना पैसा लगाया, इस वाली योजना में ये बताना है हमें। देखो, अगर सपोज करो कि दूसरी वाली योजना में, हम ऑप्शन से करें इस क्वेश्चन को, वैसे करने का दूसरा तरीका भी है, लेकिन हम ऑप्शन उठाए कि दूसरी वाली योजना में 8,000 अगर उन्होंने अमाउंट डाला तो पहली में कितना डाला होगा भाई, 12,000 डाला होगा। अब 8,000 का 40% कितना हो गया, 3200 हो गया, ठीक है। और 12,000 का 32% कितना हो गया, 360 और 24, तो ये हो गया भाई 3840। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम, 3840 में 3200 में क्या ये 2240 आ रहा है, नहीं आ रहा। इट मीन्स ये तो नहीं हो सकता, यस और नो, ये तो नहीं हो सकता। दूसरे वाले केस से अगर देखिए हम 10,000 वाला अमाउंट लें तो देखो 10,000 वाले अमाउंट में इसमें तो आ रहा है 3200 और उसमें आ रहा है 4,000, तो ये भी 8,000 का डिफरेंस हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी वाले में, अगर सेकंड जो हमारा अमाउंट है वो 12,000 ले ले और फर्स्ट वाला जो अमाउंट हमारा 8,000 ले ले, तो 8,000 का 32% अगर हम निकालेंगे, 8,000 का 32% कितना हो गया भाई, 240 और 16, ये हो गया 2560, ओके। और अगर हम 12,000 का 40% निकाल लेंगे तो ये हो गया 4800। और इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो क्या यही आ रहा है, यस यही आ रहा है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चट्टान पर चढ़ने वाले व्यक्ति चट्टान पर चढ़ने के लिए रस्सी का उपयोग करता है। चट्टान की ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई है वो है 35 मीटर,
ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है 35 मीटर। रस्सी समतल जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। इस तरीके से यहां से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। और जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये 30 डिग्री हो, तो इसका जो रेशियो बनता है √3 1 और ये 2 बन जाता है। ठीक है, तो देखो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, और पूछा क्या है शीर्ष तक पहुंचने के लिए रस्सी की न्यूनतम लंबाई। तो देखो इस तरीके से हमें शीर्ष तक पहुंचना है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई 2 हो जाएगी। अब एक की वैल्यू 35, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, एक मार्बल गोलाकार है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। मार्बल को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के अंदर, देखो जो घन होगा ना इस तरीके से होगा, मैं इसको 3D में नहीं बना रहा, इस तरीके से दिखेगा। और इसके अंदर क्या रखा है, एक गोलाकार मार्बल। तो देखो एक गोलाकार एक मार्बल यहाँ पे मैंने रख दिया। ठीक है, अब पूछा है कि ये जो बचा हुआ एरिया है ना जिसपे मार्बल नहीं है, जिसपे गोलाकार मार्बल नहीं है, उसका आयतन बताना है। और इसकी त्रिज्या दी हुई है कितनी 4। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 4 दी हुई है। तो एक्चुअली में जो ये घन है उसकी भुजा 10 दी हुई है। देखो जो घन की भुजा है वो 10 है, तो घन का आयतन, देखो घन का जो आयतन होगा, घन के आयतन में से गोले का आयतन माइनस कर देंगे, गोले का आयतन माइनस कर देंगे सर नो। अब घन का आयतन कितना है, घन का आयतन होता है a क्यूब, तो a कितना है 10, और 10 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 1000। और गोले का आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन कितना हो जाएगा भाई 4/3 पाई आर क्यूब। यस और नो? तो देखो 4/3 पाई आर कितना है यहाँ पे 4 है, और 4 क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 64। ओके, तो करो इसको, नीचे 21 हो गया 88। अब 11 से मल्टीप्लाई करो 660 और 44 704। ठीक है, अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो 32 5632, तो ये आ गया ऊपर 5632। इसमें हम 21 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये कितना 21 दूनी 42, 14 बच गया, 21 की 126। ओके, 126 17 बच गया अभी, तो 21 8 168, ऑलमोस्ट 268 लगभग जाएगा। और जब 1000 में से हम 268 माइनस करेंगे तो ये बनेगा ऑलमोस्ट 732 के अप्रोक्स बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो अर्धगोलाकार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर पिघलाकर एक नया अर्धगोल बनाया गया है। तो नए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। लेकिन हमें नए वाले अर्धगोले की आर नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जब दो गोले हैं उनको पिघलाया तो पहले वाले गोले का आयतन प्लस दूसरे वाले गोले का आयतन, पहले वाले गोले का आयतन प्लस दूसरे वाले गोले का आयतन इज इक्वल टू जो नया गोला बनाया है उसका आयतन बराबर हो जाएगा। तो देखो पहले का क्यूब कितना हो जाएगा 8, दूसरे हो जाएगा 64, और तीसरे का आर क्यूब। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 72, और आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे √3 में और 72। अच्छा, मैंने ये कैसे लिख दिया डायरेक्ट है, देखो गोले का आयतन कितना होता है 4/3πr²। यस और नो, तो ये 1 4/3 πr³ 2, और ये हो गया एक नया जो गोला बनाया है। ओके, इसको मैं कैपिटल आर ले लेता हूं, तो देखो ये तो कट ही जाएगा ना, तो आर ही तो बचेगा, इसलिए लिख दिया मैंने डायरेक्ट। अब ये निकाल लो भाई, ये सर 3 पाई की वैल्यू 22/7 और r², देखो r की वैल्यू इतनी दे रखी है, मतलब 72 की पावर 1/3, और अगर मैं r का स्क्वायर कर दूं तो ये कितना हो गया भाई 72 2/3। ये सर नो, तो यहाँ में लिख दिया।
अच्छा, मैं अगर 72 का 1/3 करूं तो ये ऑलमोस्ट देखो, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब होता है 125, तो ये 4 से थोड़ा सा कहीं बड़ा होगा। 72 का 1/3 जो दिया हुआ है ये 4 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 4.2 के समथिंग अप्रोक्स इतना होगा। तो यानी कि यहाँ पे 4.2 आ जाएगा, लेकिन फिर उसका स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर भी करना है ना, तो 4.2 का स्क्वायर लिख लो बेसिकली यहाँ पे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4.2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4πr² ही दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया, डायरेक्ट मैं रख दूंगा इसको 4.2 मल्टीप्लाई 4.2। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो कितना हो जाएगा, 0.6। ओके, ये 66 हो गया, 240 बारह 252, 252 को जब मैं 66 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पॉइंट है, तो कितना आ जाएगा, देखो 66 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा भाई, 132 आ जाएगा, है ना। और जब 66 को मैं 0.52 से करूंगा, 0.52 से, मैं 0.52 से ना अगर 0.50 से भी करूं तो 1/2 होता है, यानी कि 33 इसमें ऐड हो जाएगा, ये सुन लो। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 165, लेकिन 165 से थोड़ा सा ज्यादा होगा ये, तो ऑप्शन को दिख रहा है 165 के आसपास, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं 165 क्यों होगा, ये 5 और 6, यस होगा तो 165, तो ये 165 के आसपास, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि घनाभ के तीनों आयामों में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। देखो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यही होता है। अब इसमें भी 10% की वृद्धि, इसमें भी 10% की, और हाइट में भी 10% की, तो 10% इज इक्वल टू 1/10, यानी कि 10 पहले लंबाई थी तो वो 1 बढ़ के अब 11 हो गई, यानी कि 10 से 11 हो गई लंबाई। इसी तरीके से चौड़ाई पहले 10 थी, अब वो 11 हो गई, ऊंचाई पहले 10 थी, अब वो 11 हो गई, यानी कि ये तो पहले वाला आयतन, तो ये वाला हो गया हमारा न्यू आयतन। ओके, तो ये तो कितना हो गया 1000, और ये कितना हो गया 1331। हमें बताना है कितना बढ़ा, तो देखो वृद्धि पूछिए ना, हाँ, तो हमें बताना है परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ, तो 331 हुआ है, नीचे कितने पे हुआ ये 1000 पे, तो 33.1% इंक्रीज हो गया। ठीक है, वैसे देखते ही समझ में आ जाना चाहिए 10%, 3 बार इसकी वृद्धि हो रही है, तो अगर मैं 10 का क्यूब करूं और 11 हो रहा है तो उधर 11 का क्यूब करूं, तो देखो ये तो हो जाता है 1000 और ये हो जाता है 1331, तो 331 बड़ा 1000 पे तो 33.1, देखते ही क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शंकु को उसके आधार के समानांतर एक समतल द्वारा 2 भागों में काटा गया, ऊपरी भाग का आयतन कुल भाग का 1/8 है, तो छोटे शंकु की ऊंचाई का मूल शंकु की ऊंचाई से अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि शंकु की ऊंचाई का अनुपात वही होगा जो उनके आयतन का अनुपात होगा। कारण तो देखो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, और दूसरा शंकु में लूं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, यही है आधार के समानांतर 2 भागों में काटा गया है। ठीक है, तो अगर ऊंचाई का तो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, तो देखो आ गया नहीं ऊंचाई का रेशियो, ऊंचाई का रेशियो वही आ गया ना जो इसके आयतन रेशियो था। तो हमें करना क्या है, इनका जो आयतन रेशियो है वो निकाल लो, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। जैसे ये शंकु है, आधार के समानांतर यहां से काट दिया गया, हाँ, तो अगर देखूं कि जो ऊपर वाला शंकु है, छोटे वाले शंकु का आयतन 8 दिया हुआ है, और इस पूरे शंकु का आयतन नहीं, छोटे वाले का 1, पूरे का 8 दिया हुआ है, तो बचा कितना ये वाला, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई, ये 7 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, छोटे शंकु का ऊंचाई का मूल शंकु की ऊंचाई से अनुपात पूछा है।
तो छोटे शंकु का आयतन 1 हो गया, ऊंचाई 1 हो गई, और मूल शंकु कितनी हो गई, छोटे शंकु की ऊंचाई का मूल शंकु की ऊंचाई से अनुपात, छोटे शंकु की 1 हो गई और मूल शंकु की तो 8 हो गई, तो 1:8 आना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। क्वेश्चन तो गलत नहीं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन टू द ओरिजिनल कोन, तो देखो स्मॉलर कोन का तो भाई 1 हो गया और ओरिजिनल कोन का कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। देखो इसमें जो ये आयतन है ना, इसमें एक्चुअली मैंने ये आर कैंसिल आउट कर दिया, इसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि जो त्रिज्या है वो बराबर है, ठीक है, इसलिए त्रिज्या कैंसिल आउट नहीं होगी। और हम अगर इस वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल से कंपेयर करें, इस बड़े वाले ट्राइंगल से कंपेयर करें, तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल है, तो जो इनकी साइड का रेशियो है वो भी सेम ही रहेगा, साइड का रेशियो सेम ही रहेगा। तो यानी कि अगर इसके आयतन का मैं रेशियो करूं तो कितना आएगा, ये H1 क्यूब और H2 का क्यूब रेशियो आएगा, क्योंकि मैं ये दोनों इनका जो साइड का रेशियो है वो सिमिलर हो जाएगा ना। तो आर जैसे ये वाला आर है, ओके, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो जो होगा वही इसका रेशियो इस पे बड़े वाले का बड़े वाले जो साइड है उसके रेशियो के बराबर होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि H1 रेशियो H2 V1 अपॉन V2 का 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये जो हमारा जो रेशियो आया है, तो इसका 1/3 करेंगे तो हमारी हाइट का रेशियो आएगा, ये निकल के आ गया, ये तो वॉल्यूम का रेशियो है। अगर हाइट का निकालना है तो इसका 1/3 कर देंगे, तो 1:2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन ए की वैल्यू दी हुई, कोस बी की दी हुई है, और पूछा है हमें साइन ए प्लस में बी, यहाँ ब्रैकेट है। तो देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं खोलूं तो ये होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ओके। तो देखो ये ट्राइंगल बनाते हैं हम, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल बना लिया और ए का एंगल ले लिया मैंने यहाँ पे ए, और एक का एंगल ले लिया बी। तो देखो ए वाले की वैल्यू दी हुई है 3/5, साइन ए इक्वल टू 3/5, और साइन क्या होता है, लंब बटा कर्व। तो देखिए ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 4 हो गया, ट्रिपलेट बन गया। ये 12/13 है, यानी कि आधार 12 है तो कर्ण 13 है, तो ये ट्रिपलेट बन गया 5, 12 और 13। बस वैल्यू पुट करनी है, साइन ए की वैल्यू पुट करो यहाँ से, लंब अपॉन कर्व, तो ये हो गया 3/5, ओके। मल्टीप्लाई कोस बी के रखो 12/13, प्लस में कोस ए का को 4/5, मल्टीप्लाई साइन बी की रखो भाई, ये हो जाएगा 5/13। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 12 36/65 प्लस 20/65, तो ये आ गया आंसर हमारा 56/65। अगर मैं इसका एलसीएम देखता कि भाई 65 आ रहा है, तो 65 से हम ये आइडिया लगा सकते थे कि ऑप्शन ये तो नहीं होगा, इनमें से ही होगा, और इनमें से हम ये आइडिया लगा सकते थे 12 36 से तो ज्यादा ही होगा, 36 ऊपर जो है वो 36 से तो ज्यादा ही होगा, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाता। फिर हम देख रहे थे 20, 36 + 20 56, तो ये हो गई नहीं, ऑप्शन नंबर ए। दो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मीनार की परछाई कितनी है, 40 मीटर लंबी है, जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। आपको ध्यान रखना है हाइट एंड डिस्टेंस में जो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और इसका रेशियो पता होना चाहिए आपको। अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री है तो आपको ये रेशियो पता होना चाहिए, ये 1 होता है, ये 1 होता है, और ये √2 होता है, ओके। क्योंकि ये तो 90 हो गया तो ये भी 45 हो गया, ठीक है, दोनों एंगल बराबर है तो ये साइड भी बराबर हो जाएगी दोनों। अब क्या पूछा है उसमें, परछाई दी हुई है 40 मीटर। सपोज करो ये पूरी की पूरी एक मीनार है और ये इसकी परछाई है, तो एक की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40। पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई, तो ये होगी, ये मीनार की ऊंचाई तो है ये 1, तो बराबर हो जाएगी 40 ही होगी। नेक्स्ट चलते हैं। y बराबर मैक्स प्लस में 2, 3 और 8 से हो जाती है, तो m की वैल्यू कुछ नहीं करना, एक्स वाई के जो निर्देशांक है वो यहाँ पे पुट कर देने, तो 8 = 3m प्लस में 2, ये उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, और m की वैल्यू आ जाएगी 2। ये सुनो, ऑप्शन नंबर 4। एक वर्ग की त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 120 डिग्री है और त्रिज्या 5 है,
उसी वर्त के एक अन्य त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 2π/3 है। तो बताना है कि पहले त्रिज्यखंड और दो त्रिज्यखंड का रेशियो कितना होगा। 1:1 होगा भाई। कारण देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² थीटा अपॉन 360। त्रिज्यखंड दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो आर की वैल्यू, दूसरी थीटा की वैल्यू। तो देखो आर की वैल्यू कितनी है पहले वाले केस में 5 सेंटीमीटर, और क्या पूछा है उसी वर्त के एक अन्य त्रिज्यखंड, तो उसी वर्त का हो गया तो त्रिज्या तो सिमिलर हो गई, सेकंड वाले केस में त्रिज्या सिमिलर हुई, यानी कि R1 = R2 हो गया। अब एंगल की बात कर लेते हैं। देखो दो ही चीज है ना, दो चीज देखनी है हमें, आर और थीटा। थीटा पहले कितना है 120 डिग्री पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में कितना होगा 2π/3 रेडियन में है। अगर इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये चीज पता है, यहां लिख देता हूं पाई रेडियन = 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये वाले कंसेप्ट याद रखेंगे। और अगर मैं स्क्रॉल करूं तो कितना आ जाएगा भाई 120 डिग्री, यानी एंगल भी सेम हो गया, एंगल भी सेम त्रिज्या भी सेम, तो रेशियो आएगा 1:1 ही आएगा दोनों का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक नियमित आठ भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोण का माप क्या होगी, प्रत्येक आंतरिक कोण। तो सबसे पहले हमें आंतरिक कोण का टोटल पता होना चाहिए, इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण सम। तो उसका फॉर्मूला होता है हमें पता होना चाहिए 2n-4 × 90। तो ये तो सभी आंतरिक कोणों का योग हो गया। अगर हमें प्रत्येक का निकालना है तो जितनी भुजा है उससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 8 है n से डिवाइड कर देंगे। तो देखो n की वैल्यू 8 दी हुई है क्वेश्चन में, तो 8 दूनी 16 - 4 12, 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, और यहाँ क्या है 8, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और ये हो गया 45, 45 तिया कितना हो गया भाई 135 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समलंब त्रिभुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई इतनी है, यदि समलंब त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है, उसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, समांतर भुजाओं की लंबाई याद करनी है हमें। ठीक है, तो देखो समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल क्या होता है, ये फॉर्मूला सभी पता होगा, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। सपोज समांतर भुजा ए और बी है, उनका योग ना उनके बीच की दूरी, यही होता है क्षेत्रफल। ये सुनो, तो देखो 1/2 मल्टीप्लाई, पहली भुजा 3 है, दूसरी 5 है, ये 3 प्लस में 5x कितनी हुई 8x, और ऊंचाई दी हुई है क्या 10 सेंटीमीटर, और इसका एरिया दिया हुआ है 240। अब कट करो भाई, 0 0 गया, ये 4 बढ़ गया, 4 से ये 6 बढ़ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। पूछा क्या है समांतर भुजाओं की लंबाई, तो देखो ये तो हो जाएगी 6 तिया 18 और ये 6 पंजे 30। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी 5 है, बीसी 6 है और एसी 7 है, और एक त्रिभुज और है एक्स वाई जेड जो कि ए बी सी के सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब होता है जो दो त्रिभुज होते हैं वो आपस में दिखने में एक दूसरे के बराबर होते हैं, दिखने में तो होते ही होते, साथ में जो उनकी भुजाओं की माप है वो भी बराबर होती है, भुजाओं की जो माप है वो भी बराबर होती है, ये सर्वांगसम त्रिभुज की पहचान होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सर्वांगसम त्रिभुज की पहचान होती है। अगर मैं बात करूं समरूप त्रिभुज की, तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, दिखने में तो सेम सेम दिखेंगे लेकिन जो उनका साइज है वो डिफरेंट होगा। सपोज करो एक इतना बड़ा तो दूसरा इतना, लेकिन दिखने में सिमिलर दिखेंगे, इसलिए ये समरूप है, ये सर्वांगसम है। तो एक्स वाई जेड का परिमाप भी वही होगा जो एबीसी का होगा। तो एबीसी का परिमाप कितना है 5 6 11 और 7 18। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। √x + 1/√x = 4 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, अगर x + 1x p दिया हुआ है वो आपसे पूछ लिया जाए ये, तो आपको पता होना चाहिए p² - 2 होता है। तो देखो इस केस में क्या होगा, स्क्वायर कर दो इसका, तो x + 1/x = 16 में से दोगे तो 14। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोट एक वैल्यू दी हुई है, हमें पूछिए sin a और cos a। वेरी सिंपल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं हमारे पास, कोट ए उसकी वैल्यू है 2/1, तो ये हो जाएगा √5। ओके, अब साइन ए पूछा है तो लंब बटा कर्ण, यानी कि 1/√5, माइनस कोस से पूछा है तो 2/√5, अगर माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा -1/√5। यस और नो, वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, यदि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है तो P से केंद्र की दूरी क्या होगी। तो एक वर्त बनाते हैं सबसे पहले, तो सपोज करो एक वर्त है और ठीक है, यहां से अगर मैं एक स्पर्श रेखा बनाऊं ये वाले, और यहाँ से इसमें मैं लंब डालूं, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इस रेखा के साथ केंद्र से जो लंब डाला जाता है वो 90 डिग्री का कोण आता है। ओके, और इसमें त्रिज्या 7 दी हुई है, ये 7 हो गई, और स्पर्श रेखा 24 हो गई। तो ये बताओ भाई, ये कारण होगा ना, 90 डिग्री के सामने का जो जो भुजा है वो कारण होती है। तो ये प्लेट नहीं बन गया, 7 24, तो ये कितना हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एक वर्त के बाहर एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, यदि एक स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है तो दूरी बतानी है, दूसरी 12 होगी भाई। वर्त के बाहर से अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। सिंपल सी थ्योरम है, पी ए और ये बी, ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, सबसे पहले तो जो ये पॉइंट लगा हुआ है, तो ये पॉइंट वाला जो किस्सा है वो पहले सोल्व करते हैं। तो देखो, पॉइंट ऊपर देखा जाए तो 2 के बाद है, यानी कि 10 की पावर 2, और उसका क्यूब है, तो यानी कि 10 की पावर 6, यानी कि 1/10 की पावर 6 बाहर, अंदर रह गई नॉर्मल संख्याएं 4 और 2, 4 प्लस में 2, और अगर मैं ऊपर उसमें से 2 भी कॉमन ले लूं, क्या बचेगा भाई, 2 दूनी 4, 2 यही बचेगा। नीचे देखो, नीचे भी मैं ये पॉइंट वाला किस्सा पहले सोल्व करता हूं। तो देखो, पॉइंट है 1 के बाद, यानी कि 10 के बाद, और 10 का क्यूब भी है, ठीक है, 1/10 की क्यूब कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, यही बचेगा। तो इससे ये कैंसिल आउट है, और इससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ क्या बचा, 2/10 की पावर 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे थे 25 क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आए वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ऐसी नेक्स्ट सीरीज मैं फिर से लेकर आऊंगा आपके साथ में, और अगर आपको अपडेट चाहिए कि कब मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कब आपको नई वीडियो देखने को मिलेगी, तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, और बेल आइकन दबा सकते हो, जिससे कि आपको पता लग जाए कि नई वीडियो कब आ रही है। साथ में आप उसको शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।